अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कंपैरेटिव एनालिसिस sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। उसमें लास्ट जो फीचर डिस्कस हुआ था वो था कोप्लेनरिटी ऑफ एटम्स एंड प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो आज की लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे लॉस ऑफ प्लेनरिटी के डिस्कशन के साथ। तो यहां पे मैंने लिख दिया लॉस ऑफ प्लेनरिटी। तो प्लेनरिटी का लॉस, तो इसमें फर्स्ट फैक्टर लिया ड्यू टू पाई कंस्टिट्यूशन। सेकंड फैक्टर लिया ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा ड्यू टू पाई कंस्टिट्यूशन। प्लेनरिटी का लॉस पाई कंस्टिट्यूशन के वजह से। पाई कंस्टिट्यूशन का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहा है। तो इस बेसिस पे अगर प्लेनरिटी की लॉस होती है देन दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्लेनरिटी ड्यू टू पाई कंस्टिट्यूशन। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। और इस मॉलिक्यूल का कॉमन नाम होता है एलिन। एलिन, तो इसको आप अब नहीं भूलेंगे। आइए इसके हाइब्रिडाइजेशन को देख लिया जाए। तो यहां पे बोलिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? 2 अटैच्ड एटम, एक 3 अटैच्ड एटम। लोन पेयर तो है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहां देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इस कार्बन से अटैच्ड एटम देख लीजिए, 1 + 1 2, कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। इस कार्बन का देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 2 अटैच्ड एटम + 1 अटैच्ड एटम, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन अटैच्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अब ये बातें आपको काफी अच्छे से आती हैं। sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि S के साथ 2p मिक्स हुआ था तब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले थे। और ये 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। हाँ, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचा हुआ है, राइट। क्योंकि S के साथ 2 ही p मिक्स हुआ तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। और आप देख सकते हो कि इस दोनों कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड भी बना है, यू कैन सी हियर। तो जो पाई बॉन्ड बना है वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैप से बनता है। तो यहां एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड था। आप कह लीजिए
कि एक्स एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। सपोज हम मान लिए कि अपना एक्स एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब आप हमसे एक सवाल कर सकते हो कि क्या जरूरी है कि हम एक्स एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। आप जेड एक्सिस को मान सकते हो, बट मैं मान रहा हूं कि लेट द एक्स एक्सिस बी आवर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा, तो एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहने के बाद पीएक्स जो होगा वो अब पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलोंग एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, उसके अलोंग लैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगा, राइट? तो एक्स एक्सिस अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो कंफर्म हो गया कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास पीवाई है और पीजेड है। चूंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो कार्बन का वैलेंस सेल सेकेंड सेल हुआ, और वैलेंस सेल में जस्ट 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक्स एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहने पे जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हुए 2000, इधर पीवाई और पीजेड, राइट? तो यहां एक पी ऑर्बिटल अपना अनहाइब्रिडाइज था, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। यह बात बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। अब हमने इसको कह लिया कि लेट्स से इट पीवाई, यहां जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो पीवाई है, राइट? अब आइए इस कार्बन को देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, s के साथ एक ही p मिक्स हुआ है। अब चूंकि x एक्सिस अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो x के साथ जो s ऑर्बिटल के साथ जो p ऑर्बिटल मिक्स हुआ वो px होगा, राइट? क्यों? क्योंकि अपना x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में यहां जो एक p ऑर्बिटल यूज होगा दैट विल बी px ऑर्बिटल। यहां अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या क्या बचा, py और pz। इस दोनों कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनना है। यहां आपने कहा था कि एक p ऑर्बिटल था, वो इधर py हो सकता था, pz भी हो सकता था। हमने कहा कि यहां पे लेट्स से कि py है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो इसका py इसके किस ऑर्बिटल के साथ लैटरल ओवरलैपिंग करेगा? तो इसके लिए आपने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन ओवरलैपिंग। तो py का ओवरलैपिंग सिर्फ किसके साथ होगा, py के साथ। और इसके पास कितने p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं? दो। कौन कौन? py एंड pz, राइट? तो इसका py इसके py के साथ लैटरल ओवरलैप करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा, राइट? अब आओ यहां रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्या बचा, pz। अब फिर यहां आओ, हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2 है, s के साथ दो p मिक्स हुआ है, तो एक तो कंपल्सरीली px था, राइट? दूसरा py pz में से कोई भी हो सकता था। तो अब यहां देखो, अगर यहां पे s px और py मिक्स हुआ sp2 बनाने के लिए, तो यहां जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा वो कौन सा बचा, pz। अब यहां क्या बचा था, pz। यहां ये पाई बॉन्ड py लैटरल ओवरलैप से बना, और यहां का जो यहां जो एक और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा रहा वो pz रहा। अगर यहां पे sp2 में px और pys के साथ मिक्स हुआ तो यहां भी pz बचा रहा, और ये pz इस कार्बन का pz और इस कार्बन का pz दोनों लैटरल ओवरलैपिंग करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ यहां पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल py रहता, आप ऐसा कहते कि यहां जो sp2 बना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, उसमें s px और pz मिक्स हुआ। तो s px और pz मिक्स हुआ, तो यहां जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन के पास बचा वो हो गया py। अब यहां क्या बचा हुआ था, यहां बचा था pz, और यहां क्या बचा, py।
क्या पीजेड और पीवाई का ओरिएंटेशन प्रॉपर है सो दैट दे कैन ओवरलैप? नो, पीवाई ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस एंड पीजेड ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर यहां पीजेड बचा है और यहां पीवाई बचा है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो इन दोनों के बीच लैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी। और नहीं होगी तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पाई बॉन्ड तो बना हुआ है, पाई बॉन्ड बनने के लिए लैटरल ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो अगर यहां पीजेड बचा है तो वो इस कार्बन के पीजेड के साथ ही सिर्फ लैटरल ओवरलैपिंग कर सकता है, राइट? तो मैं यहां पे अब मार्क कर दिया कि यह जो एलिन था इसमें यहां बच गया पी बाई अनहाइब्रिडाइज्ड। यहां क्या क्या बचा? पी वाई पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड, चूंकि एसपी था। यहां क्या बचा? यहां हो सकता था पीवाई और पीजेड दोनों, लेकिन इसका पीवाई इसके पीवाई से लेटरल ओवरलैप कर लिया, तो इसका पीजेड अब इस कार्बन के पीजेड से ही लेटरल ओवरलैप करेगा, तभी ये पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब यहां क्या रहा? पीजेड पीजेड, तो ये आपका पीजेड हो गया। अब इसी लेटरल ओवरलैपिंग को आप दिखाइए, ऑर्बिटल पिक्चर दिखाइए। तो ये CHH, C, देखो यहां इसको कह दिया PY, इसको कह लिया PY। अब इन दोनों के बीच लेटरल ओवरलैपिंग होने से एक पाई बॉन्ड बन गया, यहां वाला पाई बॉन्ड। अब आओ, ये कौन सा बचा हुआ है? पीजेड। अब इस कार्बन के पास देखो, इसके पास भी क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड। तो पीजेड को दिखाओ। इनफैक्ट पीवाई और पीजेड परपेंडिकुलर था, तो ये ऐसे नहीं था, ये इनफैक्ट ऐसे था, ऐसे। बट अब बोर्ड के प्लेन में दिखाना है तो इसको ऑब्लिक करके दिखाया गया है पीजेड को, बट ये है, आप समझोगे कि ये ऐसे है, लाइक दिस। अब यहां पे भी आपका क्या रिमेनिंग पी ऑर्बिटल रहा? पीजेड। तो इसका पीजेड इसके पीजेड के साथ लेटरल ओवरलैप किया, इसको डबल लाइन से दिखा दिया, ये लेटरल ओवरलैप किया, डबल लाइन से दिखा दिया, राइट? अब आओ, यहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, ऑर्बिटल ओवरलैप दिखा दिया गया। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका हम लोगों ने ऑर्बिटल पिक्चर दिखा करके एक्सप्लेन किया कि कौन से पी ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैप कर रहे थे तो इनके पाई बॉन्ड्स बन रहे थे। अब आइए, यहां हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या है? sp2। अब sp2 ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, राइट? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा कि जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स है, दोज लाई इन सेम प्लेन। यहां py अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता था वो sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होता था। तो यहां जो py अनहाइब्रिडाइज्ड है वो sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से परपेंडिकुलर है। py परपेंडिकुलर है, इसका मतलब y एक्सिस परपेंडिकुलर है। आप यहां पे समझें, py ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस, तो py का परपेंडिकुलर होना मींस y एक्सिस का उस प्लेन से परपेंडिकुलर होना। 3 sp2 ऑर्बिटल्स इस कार्बन के हुए, तीनों सेम प्लेन में हुए, और उससे यहां जो अनहाइब्रिडाइज्ड py है वो परपेंडिकुलर था। तो एक ऐसा प्लेन जिससे py परपेंडिकुलर हो, py परपेंडिकुलर होने का मतलब y एक्सिस परपेंडिकुलर हो। तो अब प्लेन की बात करो, 3 प्लेन है आपके पास, xy है, yz है, zx है, राइट? यही ना 3 प्लेन है, xy, yz एंड zx। xy में y एक्सिस शामिल है, yz में भी y एक्सिस शामिल है, तो वो कौन सा प्लेन होगा
जिससे वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। तो आपका सीधा आंसर आएगा कि सर जेड एक्स प्लेन से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि जेड एक्स प्लेन में कोई वाई एक्सिस नहीं है। अगर यही बोर्ड का प्लेन जेड एक्स प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, ये मान लेते हैं हम कि ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है, तो यही जेड एक्स प्लेन हुआ। अब जो वाई एक्सिस होगा, ये अपना क्या था, एक्स एक्सिस, ये अपना क्या था, जेड एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जेड एक्स प्लेन से वाई एक्सिस कैसे होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। तो अब चूंकि ये पी वाई परपेंडिकुलर है, तो वो कौन से प्लेन से परपेंडिकुलर हुआ, जेड एक्स प्लेन से। मतलब ये पी वाई sp2 इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स से परपेंडिकुलर था, और sp2 ऑर्बिटल सेम प्लेन में थे। और अभी अभी देखा कि ये पी वाई जेड एक्स प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इस कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स लाई करेंगे वो किस प्लेन में लाई करेंगे। तो अब आंसर आ गया जेड एक्स प्लेन में। तो यहां जो दो हाइड्रोजन्स हुए, दीज लाइज इन जेड एक्स प्लेन, राइट। अब आओ यहां पे, इस कार्बन को देखो, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लिखा हुआ है यहां, आपको दिख भी रहा है, 3 अटैच्ड एटम नो लोन पेयर्स। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इस कार्बन के तीनों sp2 सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट। अब आगे देखो, यहां जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है pz है, मींस ये कि sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से pz कैसा हुआ, परपेंडिकुलर। pz के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो अब हमें यह सोचना है कि sp2 ऑर्बिटल्स किस प्लेन में होंगे, सो दैट जेड एक्सिस बिकम्स परपेंडिकुलर टू दैट। तो आपके पास प्लेन्स थे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो वाई जेड और जेड एक्स में तो जेड एक्सिस इंक्लूडेड है, तो वो कौन सा प्लेन हुआ जिससे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। तो आपका आंसर आएगा कि सर एक्स वाई प्लेन से जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहां चूंकि पीजेड ही परपेंडिकुलर था इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से, तो यहां से पता चला यहां वाले जो दोनों हाइड्रोजन्स होंगे वो किस प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, राइट। तो इस मॉलिक्यूल में देखो, पिछले लेक्चर में सीखे थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो मॉलिक्यूल सर्टेनली नॉन प्लेनर होगा। अभी इस केस में तो कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, फिर भी इस टर्मिनल पे, टर्मिनल मींस एंड, इस एंड पे जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो जेड-एक्स प्लेन में लाई कर रहे हैं, और इस टर्मिनल पे जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो क्या समझे हम लोग, यहां जेड-एक्स प्लेन में लाई कर रहा है, यहां एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। इससे ये कंक्लूजन आया कि यहां वाले दो हाइड्रोजन और यहां वाले दो हाइड्रोजन सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई कर रहे हैं। बिकॉज जेड एक्स और एक्स वाई प्लेन्स एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो एलिन के बारे में पता चल गया कि दो इसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स नहीं है, फिर भी जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक टर्मिनल के दो हाइड्रोजन अगर जेड एक्स प्लेन में है तो दूसरे टर्मिनल के दो हाइड्रोजन्स एक्स वाई प्लेन में है। तो आइए इसी बात को लिख लीजिए, ये पूरी बात हो गई। तो लिखिए, इन एलिन two terminal hydrogens, two hydrogens present at
one terminal lie in a plane perpendicular to the plane in which two hydrogens at other terminal lie. So, allene is a non-planar molecule. Non-planar molecule. तो चूंकि एक टर्मिनल के दो हाइड्रोजन्स और दूसरे टर्मिनल के दो हाइड्रोजन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो एलिन हुआ कैसा मॉलिक्यूल हुआ? नॉन प्लेनर। और यहां जो नॉन प्लेनरिटी काउज हुई वो किस वजह से? ड्यू टू पाई कंस्टिट्यूशन। मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस मॉलिक्यूल में इस तरीके से हो जा रहा जिससे कि एक टर्मिनल के दो हाइड्रोजन्स दूसरे टर्मिनल के दो हाइड्रोजन्स से परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई कर रहे हैं, राइट? अब नीचे लिख लो, एलिन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज CCC HH शेयर। अब यहां ये नॉर्मल बॉन्ड्स दिखाए गए, यहां पे सॉलिड वेज है, ये डैश्ड वेज है। मतलब ये बताया गया कि ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों हाइड्रोजन के प्लेन से कैसे लाई करेंगे? परपेंडिकुलर प्लेन में। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिन। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल में भी लगातार डबल बॉन्ड्स आए हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन मार्क कर लीजिए, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp2, ये सब अब आपको पता है अच्छे से। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, राइट? अब आओ देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मान लो कि x एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जब x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो px पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? और sp2 था तो s के साथ दो p मिक्स हुआ था, तो लेट्स से कि s के साथ एक px मिक्स हुआ था और एक pz मिक्स हुआ था, तो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बच गया? p/। आप pz भी कह सकते थे। हाँ, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं तो फिर px यहां अनहाइब्रिडाइज नहीं कहेंगे। अब एक जो अनहाइब्रिडाइज था, पिछले केस में भी समझाया कि उसको आप इधर py कह लो या pz कह लो, मैंने यहां py कहा है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp, तो s के साथ px मिक्स हुआ है, बचा क्या क्या? py एंड pz। तो यहां जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे py एज वेल एज pz,
अब देखो, इस दोनों के बीच पाई बॉन्ड बनना है, इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पीवाई है, इसके पास पीवाई पीजेड दोनों है। तो इस कार्बन का पीवाई इस कार्बन के किस ऑर्बिटल से लेटरल ओवरलैप करेगा? सर्टेनली पीवाई के साथ। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के पीवाई पीवाई लेटरल ओवरलैप से बन रहा है। यहां क्या बचा रह गया? रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पीजेड। अब यहां पे देखो कि sp ही हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां भी दो p अनहाइब्रिडाइज्ड है, py एंड pz। यहां बचा क्या है? pz। तो इसको लिख लो pz py। अब इन दोनों के बीच जो पाई बॉन्ड ये वाला बन रहा है, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसके pz और इसके pz के लेटरल ओवरलैप से बन रहा है, राइट। अब यहां पे क्या बचा रहा? py। और इस दोनों के बीच भी पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसका py इसके किस ऑर्बिटल से लेटरल ओवरलैप करेगा? py के साथ। और यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2। तो एक ही p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज था। जब यहां पे py बचा है लेटरल ओवरलैप के लिए, तो यहां भी जो एक p अनहाइब्रिडाइज्ड है, दैट मस्ट बी py, राइट। तो यहां पे कह दिया कि ये py था, py। तो अब हमको पता चल गया कि ये पाई बॉन्ड py py लेटरल ओवरलैप से बना, ये pz pz लेटरल ओवरलैप से बना, और ये कैसे बना? py py लेटरल ओवरलैप से। ऑर्बिटल पिक्चर दिखाना चाहते, पाई ऑर्बिटल पिक्चर, तो दिखा लो। CHH C C CHH। यहां दिखाओ py py लेटरल ओवरलैप हुई है, इसका py इसका py। py py। अब यहां क्या बचा हुआ है बच्चों? pz। तो pz इनफैक्ट ऐसे है, इसी को ऑब्लिक करके दिखाओ, ये pz। अब इसके पास भी एक pz है, तो ये pz। अब इस दोनों के बीच डबल लाइन से दिखाओ ओवरलैपिंग, तो ये pz pz की लेटरल ओवरलैपिंग हुई। अब यहां पे देखो क्या बचा हुआ है? py। तो ये दिखाओ py py, और यहां भी ले आओ py, ये py रहा। अब इस py py के बीच लेटरल ओवरलैपिंग हुई, यहां का पाई बॉन्ड बना, राइट। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैप से इस मॉलिक्यूल में दिखलाया गया, पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप को दिखला दिया हम लोगों ने। अब आओ देखो, ये कार्बन क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 sp2 ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में, उससे py यहां पे अनहाइब्रिडाइज्ड बचा हुआ, मतलब जो अनहाइब्रिडाइज्ड p होता वो sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होता। तो यहां इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, दैट इज py। मींस इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, दैट इज y एक्सिस, बिकॉज py इज ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस। ठीक है। तो अब देखो कि ये कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स थे, वही तो CH बॉन्ड बना रहे थे। CH बॉन्ड बनाने में कार्बन द्वारा जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे थे, दो जो ऑर्बिटल्स आर sp2, और वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अब देखो कि वो कौन सा प्लेन है जिससे y एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो अभी अभी आपने देखा था ZX प्लेन, तो यहां वाले दोनों हाइड्रोजन किस प्लेन में आ गए? ZX प्लेन, राइट। नाउ कम हियर, यहां पे देखो जो एक्सिस जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। तो इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, दैट इज py, मतलब sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से y एक्सिस परपेंडिकुलर है,
और y एक्सिस परपेंडिकुलर है, वो प्लेन कौन सा हुआ, जेड प्लेन। तो यहां वाले दो हाइड्रोजन भी किस प्लेन में लाई किए, जेड प्लेन में। तो आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में भी सारे कार्बन sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, बट यहां टर्मिनल पे मौजूद दो हाइड्रोजन, एक टर्मिनल पे मौजूद दो हाइड्रोजन जिस प्लेन में लाई कर रहा था, जेड प्लेन में, दूसरे टर्मिनल पे मौजूद दो हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है, जेड प्लेन में ही। तो ये एंटायर मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर, राइट। तो इसको लिख दिया प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल हुआ। तो यहां प्लेनर रहा, जबकि पिछले केस में sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड ही था, लेकिन वो कैसा हो गया था, नॉन प्लेनर। तो इन फैक्ट इस केस में पाई बॉन्ड का कंस्टिट्यूशन इस तरह से हुआ कि ये मॉलिक्यूल कैसा आ गया, प्लेनर। तो अब जैसे ये आप क्या देखें कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में मॉलिक्यूल्स में लगातार डबल बॉन्ड आए थे, एक में 2 डबल बॉन्ड लगातार था, दूसरे में 3 डबल बॉन्ड्स लगातार था। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच लगातार डबल बॉन्ड्स आते हैं उनको हम लोग कहते हैं कुमुलिन्स। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कुमुलिन्स। कुमुलिन्स एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हुआ जिसमें कार्बन कार्बन के बीच लगातार डबल बॉन्ड्स, उनको क्या बोलोगे आप, कुमुलिन्स। कुमुलिन्स का मतलब हुआ कि यहां 2 या 2 से ज्यादा लगातार डबल बॉन्ड होना चाहिए। मैंने दिखाया यहां पे तो 3 दिखाया है, तो 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स के बीच लगातार डबल बॉन्ड आए तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे हम लोग कुमुलिन्स। अब ये कुमुलिन्स 2 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। एक कहा हैविंग even number of CC डबल बॉन्ड्स, और दूसरा कहा having odd number of CC डबल बॉन्ड्स। तो कुमुलिन्स को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। ऐसे कुमुलिन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड्स हो, और कुमुलिन्स की पहचान हुई कि डबल बॉन्ड्स कैसे होना चाहिए, लगातार, कंटिन्यूअसली अरेंज्ड, राइट। तो यही 2 कैटेगरी हुआ, इवन नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड्स, राइट। अब देखो पिछला केस जो एलिन वाला लिया था उसमें 2 डबल बॉन्ड्स लगातार आए थे, तो वो कुमुलिन था हैविंग इवन नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड्स। और इस कुमुलिन्स में, इसमें देखो, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स लगातार आए हैं, तो ये ऑड नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड्स वाला कुमुलिन्स हुआ। तो ये वाला कैसा आया था, प्लेनर, और ये वाला कैसा आया था, नॉन प्लेनर। तो एक बड़ा सा कंक्लूजन आया कि अब हमें इतना पाई ऑर्बिटल पिक्चर बना के नहीं देखना है, जब भी हमें इवन नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड कुमुलिन्स आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर, और जब ऑड नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड कुमुलिन्स आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, प्लेनर। तो यहां से ये डिसाइड हो गया, ये आ गया नॉन प्लेनर, और ये डिसाइड हुआ ये आ गया प्लेनर। तो ये कुमुलिन्स के बारे में एक कंक्लूजन हो गया, और फर्स्ट फैक्टर को हम लोगों ने फुल्ली डिस्कस किया। अब आइए सेकंड फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सेकंड था ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन।
तो एक टर्म आया है स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन के वजह से प्लेनरिटी की लॉस। तो पहले स्टेरिक रिपल्सन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रिपल्सन caused by closeness of bigger atoms or groups is known as स्टेरिक रिपल्सन। तो बड़े एटम्स या ग्रुप्स को नजदीक आने से जो रिपल्सन काउज होगी, इसी रिपल्सन को क्या बोलोगे? स्टेरिक रिपल्सन। बड़े एटम्स या ग्रुप्स जब नजदीक आएंगे तो उनके नजदीक आने से जो रिपल्सन काउज होगी, दैट रिपल्सन विल बी कॉल्ड स्टेरिक रिपल्सन। राइट? अब नीचे लिखो स्टेरिक रिपल्सन directly proportional to size of atoms oblique groups and inversely proportional to 1 by inversely proportional distance between atoms or groups। तो ये दो रिजल्ट्स है, इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे देखो, मान लो एक बेंच है, ये साइज है, सिटिंग बेंच, बैठने वाली बेंच है, ये साइज है इस बेंच का। इस पे 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में है। पांचों की साइज इस तरह की है। राइट? अब इतने ही साइज का दूसरा बेंच मैंने लिया, इसी साइज का। अब इस पे फिर से 5 स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, उनकी साइज देखो ऐसी है। स्टूडेंट्स यहां कितने थे? 5। यहां कितने हैं? 5। बेंचेज की जो साइज है दोनों की वो सेम है, बेंच की साइज सेम है। हाँ, स्टूडेंट्स की साइज में फर्क है। यहां वाले की साइज छोटी छोटी है और यहां वाले स्टूडेंट्स की जो साइज है वो बड़ी बड़ी है। अब देखो, जो सिटिंग स्टूडेंट्स हैं, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। तो फिगर 1 में सीटिंग स्टूडेंट्स के बीच ज्यादा धक्का मुक्की होगा या फिगर 2 में सीटिंग स्टूडेंट्स के बीच ज्यादा धक्का मुक्की होगा? खुद सोचो। तो तुम्हारा आंसर आएगा कि सर यहां तो चूंकि स्टूडेंट्स की साइज छोटी छोटी थी तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ज्यादा है, और जब इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है तो इनके बीच लगने वाला रिपल्सन कैसा होगा? मिनिमम, कम होगा। यहां पे देखो कि स्टूडेंट्स की साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी होने से क्या हो रहा है? इनके बीच का जो सेपरेशन है
वो इसके रेस्पेक्ट में घटा है, और जब सेपरेशन घटेगा तो इनके बीच धक्का मुक्की ज्यादा होगी। तो आप ये समझ गए कि यहां धक्का मुक्की कम होगी। उसी धक्का मुक्की को एक टेक्निकल नेम दे दिया जा रहा है, स्टेरिक रिपल्सन। यहां धक्का मुक्की कम होगी मतलब यहां स्टेरिक रिपल्सन, साइज के वजह से लगने वाला रिपल्सन कम होगा। यहां स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। तो कहां ज्यादा हो रहा था? जहां एटम्स या ग्रुप्स का साइज बड़ा था। तो इसीलिए तो लिखे कि स्टेरिक रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और एटम, साइज ऑफ एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स। अब देखो यहां इन स्टूडेंट्स के बीच सेपरेशन ज्यादा थी, और सेपरेशन ज्यादा थी तो स्टेरिक रिपल्सन क्या था? कम था। तो जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो स्टूडेंट्स के बीच ज्यादा थी तो स्टेरिक रिपल्सन कम था। यहां डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो स्टूडेंट्स के बीच कम थी तो स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा था। तो स्टेरिक रिपल्सन का क्लियर हुआ कि स्टेरिक रिपल्सन डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड हुआ? ज्यादा सेपरेशन कम रिपल्सन, कम सेपरेशन ज्यादा रिपल्सन। तो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर दो एटम्स या ग्रुप्स के बीच कम रही तो स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो एटम्स या ग्रुप्स के बीच ज्यादा होगी तो स्टेरिक रिपल्सन कम। यह बात पूरी तरह से सेट हो गई आपको, राइट? अब आओ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो एक एग्जाम्पल लिया, ये देखो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। तो दो दो बेंजीन रिंग्स हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, राइट? तो इस मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं हम लोग बाइफेनाइल। बाइफेनाइल, बाई फॉर टू, दो, तो दो फेनाइल रिंग्स हैं, राइट? अब आप देख सकते हो कि जैसे ऊपर वाले रिंग में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। किसी भी कार्बन का देखो, यहां भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 अटैच्ड एटम्स है। तो अटैच्ड एटम्स 3 हुआ और कोई लोन पेयर है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पे आप कहोगे कि सर दो ही दिख रहा है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। हाँ ठीक है, लेकिन बॉन्ड्स भी कितना दिख रहा है यहाँ पे? एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, 3 दिख रहा। तो यहाँ एक क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा। अब अगर आपको इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने कहते कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ इसका क्या हुआ, तो आप ऐसे कहोगे कि देखिए सर, कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसमें अब इसमें हाइड्रोजन्स भी काउंट कर लो। देखो यहां पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड, तो 2 2 4 हो गया। तो 4 बॉन्ड्स यहां बने हुए हैं। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, राइट? यहाँ 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है। वैसे ही यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो इसमें कार्बन इस रिंग में कितने थे? 6। इस कार्बन के अलावा एक्सेप्ट दिस कार्बन, ऑल अदर कार्बन्स ऑफ द रिंग होल्ड्स और हैव 1 हाइड्रोजन एटम्स, राइट? तो इसका फॉर्मूला हो गया C6H5। और जैसा ऊपर वाला रिंग है वैसा ही नीचे वाला रिंग है। यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड्स बना हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन हुआ नहीं। अब बाकी हर दूसरे कार्बन पे 3 ही बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी देखोगे इस कार्बन पे तो एक डबल बॉन्ड हुआ एक सिंगल बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। सिमिलरली
इन सभी कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन हुआ और 5 हाइड्रोजन्स हुए। फिंगर में रख रहा हूं, यहां 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 यहां, ये सब बात अब आप समझने लगे होंगे। तो इसका भी फॉर्मूला हुआ C6H5, यहां C6H5, यहां भी C6H5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का जानना, ऐड कर दो दोनों को, C6 C6 C12 हुआ और H5 H5 H10 हुआ, तो C12 H10 C12 H10, ये फॉर्मूला हुआ, राइट। अब आओ देखो, इसके सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके भी सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इनफैक्ट ये दोनों जो फेनाइल रिंग है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे, ये फेनाइल रिंग, ये फेनाइल रिंग, दोनों कोप्लेनर हुए। कोप्लेनर कहने का मतलब लाइंग इन सेम प्लेन, राइट। मतलब ये जो सारे 12 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, दे विल लाई इन सेम प्लेन। तो यहां नीचे लिख दिया, हेयर, ऐसे लिखो, बाइफेनाइल, इन बाइफेनाइल, बाइफेनाइल, 2 रिंग्स, 2 रिंग्स, ये 2 रिंग्स, ऊपर वाला रिंग नीचे वाला रिंग, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, देयरफॉर प्लेनर मॉलिक्यूल। अब चलो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, यहां भी वही 2 फेनाइल रिंग लिया गया। अब यहां पे मैं एक ग्रुप ऐड कर रहा हूं, COOH, यहां भी एक ग्रुप ऐड किया, COOH, यहां पे एक ग्रुप ऐड किया, NO2, यहां भी एक ग्रुप ऐड किया, NO2, राइट। यहां से देखो, फेनाइल रिंग है, COOH ग्रुप लगा हुआ, इसमें देखो तो इसमें क्या था, यहां पे H, एक हाइड्रोजन था, यहां भी क्या था, एक हाइड्रोजन, यहां क्या था, एक हाइड्रोजन, यहां क्या था, एक हाइड्रोजन, राइट। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन एटम की जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। तो हाइड्रोजन एटम की जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट होने के वजह से इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच का जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन, अलगाव, तो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी साइज भी छोटी है, इसकी साइज भी छोटी है। सिमिलरली इन दोनों के बीच का भी जो सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगा। अब आओ यहां पे देखो, COOH की जो साइज है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, राइट। अब तुम कहोगे क्यों बड़ी है, तो एक तो मल्टी एटॉमिक ग्रुप है, एक मल्टी एटॉमिक बोले तो एक से ज्यादा एटम्स, तो यहां तो इस ग्रुप में 4-4 एटम्स हैं, और कार्बन ऑक्सीजन की जो साइज है वो हाइड्रोजन के साइज के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट इन साइज है, राइट। तो इस ग्रुप की साइज या इस ग्रुप की साइज, नाइट्रो, NO2 को पढ़ते हैं नाइट्रो ग्रुप, COOH आप स्कूल स्टडी में देखे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो नहीं जानते वो अब से जानो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप। तो अब चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो, दोनों की जो साइज है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में काफी बड़ी है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो कि जैसे
इन दोनों रिंग्स में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज थे, तो जो दो रिंग्स यहां थे वही दो रिंग्स तो यहां भी है। यहां भी इन दोनों रिंग्स में सभी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हुई, sp2 ही हुई। तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहां भी sp2 ही हुई सभी एटम्स का। बस अंतर है कि यहां पे हाइड्रोजन आया है और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रो आया है, जिसकी साइज हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में काफी बड़ी है। अब मैं ऐसे कहता हूं कि सपोज हमने कहा कि ये दोनों रिंग्स सेम प्लेन में ही है, क्योंकि यहां कहा है अभी अभी कि ये दोनों रिंग सेम प्लेन में है। तो मान लो कि ये एक फेनाइल रिंग हुआ और ये दूसरा फेनाइल रिंग हुआ, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, राइट। अब एक और बात बता देते हैं, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसी को फेनाइल कहते हैं। यहां कोई ग्रुप जोड़ा हुआ है इस कार्बन से, किसी भी कार्बन से कोई ग्रुप जोड़ा हो, तो इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन को इस कार्बन से ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, एब्रिविएटेड बाय ओ। एब्रिविएट करोगे इसको ओ से, ऑर्थो ओ से। इसको दोनों को हम लोग कहेंगे मेटा, एब्रिविएट करोगे एम से, मेटा एब्रिविएटेड बाय एम। इसको कहोगे पैरा, एब्रिविएट करोगे पी से। तो बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट उसको बोलते हैं, कोई भी ग्रुप जोड़ा हुआ हो, और जब भी बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप जोड़ोगे तो वहां के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जोड़ा जाएगा, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। अगर यहां मैंने एक ग्रुप लिखा है तो क्या यहां अब भी हाइड्रोजन है? अगर यहां ग्रुप लिख दिया तो अभी इस कार्बन के पास आप देखो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, तो यहां 4 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बन चुका, तो मींस यहां कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो मैंने ये कहा कि बेंजीन रिंग में किसी भी कार्बन पे एक ग्रुप जोड़ोगे तो वो ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही तो जोड़े होंगे, जैसा कि यहां आपको दिख रहा है, राइट। तो अब इस ग्रुप से इसका पोजीशन देखो, इसको अगर 1 कह लो तो ये 2 पे आया, ये फर्स्ट कार्बन, जिस बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से वो ग्रुप लिंक्ड है उसको कह लो फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट, ये ऑर्थो वाला सेकंड हुआ, मेटा वाला थर्ड हुआ और पारा वाला फोर्थ हुआ। तो अब आओ, किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेंजीन रिंग के 1-2 पोजीशन को क्या बोल देते हो? ऑर्थो। 1-2 ये ऑर्थो हुआ। 1-3 को क्या बोल दोगे? मेटा। और 1-4 देखो 1-4, तो इस 1-4 पोजीशन को क्या बोल दोगे? पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ये O, ये M, ये P, तो दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, राइट। तो हम ये कहेंगे, आओ देखो, कि इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन ऊपर वाले बेंजीन रिंग, ये एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है या ग्रुप जुड़ा है, ये वाला, ये पूरा, ये ग्रुप जुड़ा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पोजीशन 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, तो इसको कहेंगे कि इस रिंग में ये ऑर्थो पे आया है, ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। वैसे ही इसको भी कहेंगे, ये 1 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो ये नाइट्रो भी किस पोजीशन पे आया है? ऑर्थो पे आया। तो इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बड़े साइज के ग्रुप आए हैं। इस बेंजीन रिंग में भी, नीचे वाले में भी, यहां पे ये ग्रुप ऊपर वाला जोड़ा हुआ है,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 कार्बन हुआ तो ये 2 हुआ, तो इस पोजीशन को ऑर्थो कहोगे। वैसे ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 2 हुआ तो इसको भी क्या कहोगे, ऑर्थो। तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई मतलब 2, सब्स्टिट्यूटेड मतलब हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप रखा गया है, जोड़ा गया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप लाया गया है। तो ऊपर वाला रिंग भी ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था और नीचे वाला रिंग भी ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था। बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे 2 बड़े साइज के एटम या ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब आओ इसको देखो, मैंने कहा था कि इसको कह लो कि एक फेनाइल रिंग है, इसको भी कह लो कि एक फेनाइल रिंग है। अब ये दोनों फेनाइल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और अभी ये दोनों जो फेनाइल रिंग्स हैं आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम प्लेन में लाई करता हुआ दिख रहा, दोनों सेम प्लेन में है। अब यहां पे देखो ये ऑर्थो पोजीशन हुआ, यहां पे ये फेनाइल फेनाइल के बीच बॉन्ड बना था, दोनों रिंग के बीच सिंगल बॉन्ड बना था। यहां ऑर्थो पोजीशन पे एक बड़ी सी ग्रुप है, यहां वही यहां इस ऑर्थो पे भी एक बड़ी सी ग्रुप है, जैसे इस रिंग में इस ऑर्थो पे भी एक बड़ा ग्रुप है, इस ऑर्थो पे भी एक बड़ा ग्रुप है। वैसे ही इस रिंग में ये थंब वाला पोजीशन को ऑर्थो कह रहे हैं और ये लिटिल फिंगर वाले पोजीशन को भी ऑर्थो कह रहे हैं, ये ऑर्थो और ये ऑर्थो। तो यहां भी ऑर्थो पे बड़ा ग्रुप है, यहां भी ऑर्थो पे बड़ा ग्रुप है। अब जब यहां बड़ा ग्रुप है यहां बड़ा ग्रुप है, ये दोनों मान लिए कि सेम प्लेन में, जैसा कि इसमें हमने कहा था कि ये दोनों रिंग्स कैसे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में। तो यहां भी अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों रिंग हमारे सेम प्लेन में है, चूंकि रीजन बोल रहे हैं कि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, तो अगर ऐसा है तो इस रिंग के जो दोनों बड़े ग्रुप्स हैं यहां और यहां, सिमिलरली इस रिंग के जो दोनों बड़े ग्रुप है इस थंब वाले पोजीशन के पास और यहाँ लिटिल फिंगर वाले पोजीशन के पास, अब इनके बीच का सेपरेशन देखो, यहाँ का बड़ा ग्रुप यहाँ का बड़ा ग्रुप, मतलब इस दोनों के बीच का। तो अगर ये हाइड्रोजन होता है, एक बार हाइड्रोजन रख के देखो तो उसकी साइज छोटी होती, तो हाइड्रोजन रखने पे यहां जो सेपरेशन था यहां वाले ऑर्थो और यहां वाले ऑर्थो, जैसे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच ये सेपरेशन काफी ज्यादा था, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी थी, इसकी साइज बहुत छोटी थी। लेकिन यहां इसकी साइज बहुत बड़ी है, इसकी साइज भी बहुत बड़ी है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो काफी कम है। सिमिलरली इस नाइट्रो, इस रिंग वाले नाइट्रो, इस रिंग वाले नाइट्रो, इन दोनों के बीच भी जो सेपरेशन है वो काफी कम है, क्योंकि नाइट्रो की भी जो साइज है वो COOH के साइज के रेस्पेक्ट में काफी बड़ी, सॉरी हाइड्रोजन के साइज के रेस्पेक्ट में काफी बड़ी है, राइट। तो अब यहां वाला बहुत नजदीक है, सिमिलरली यहां वाला बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक आने के वजह से रिपल्सन हो रहा। मालूम है आपको कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, ये पढ़े आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो अब ये दोनों रिंग्स क्या करेगा, जैसे सपोज करो एक सिचुएशन कि तुम अपने घर से निकल के बाजार में कुछ लेने जा रहे थे, अचानक से घर से जस्ट 20-25 मीटर के दूरी पे पहुंचे, तो 20-25 मीटर के दूरी पे पहुंचते ही आपको 10 लोग अंधाधुंध पिटाई करने लगे, कुछ नहीं पूछे। आप पूछे कि भैया बताओ क्या मैंने किया है, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस आपको पीटे जा रहे थे, तो आप वहां पे क्या करोगे? वहां पे आप बस एक प्लान सोचोगे, फॉर फ्यू सेकेंड्स you will be asking to them why you all are beating me so hard, क्या किया है मैंने। लेकिन जब वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो जस्ट आफ्टर 1-2 सेकेंड्स यू विल रियलाइज, आपको महसूस होगा कि शायद यहां से ये कौन से लोग हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, किस लिए मेरी पिटाई हो रही है कुछ पता नहीं। तो यहां से फिलहाल का तो एक सूत्री कार्यक्रम ही होगा, सिंगल हैंडेड एजेंडा, कि यहां से किसी तरह जान बचा के भाग लो। बाद में देखेंगे कि ये कौन थे, किस वजह से मेरी पिटाई कर रहे थे और इनसे कैसे हमको
निपटना होगा। यह सब बात की कहानी होगी। वहां आपके अंदर जितनी भी चालाकी होगी, जितना भी ब्रेन होगा, जितनी भी एनर्जी होगी, वो सारे को आप कन्वर्ज करोगे बस एक मोटिव के लिए कि यहां से फिलहाल तो किसी भी तरीके से भाग जाए। क्योंकि बहादुरी के साथ एक निहत्था आदमी 10 प्रिपेयर्ड लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बहादुरी के साथ वो वहां पे फाइट नहीं करेगा, बल्कि वहां से किसी तरह जान बचा के भाग लेगा। राइट? पिटाई से हो क्या रही थी? पिटाई से उसकी स्टेबिलिटी घट रही थी, और ज्यादा पीटते रहता तो वो स्टेबिलिटी और घटते चली जाती। तो उस पिटाई से घटने वाली स्टेबिलिटी को और ज्यादा घटने से बचाने के लिए वो बच्चा क्या डिसाइड किया कि यहां से भाग जाए। भाग जाने से पिटाई से बच जाएगा, उसकी घटने वाली स्टेबिलिटी और ज्यादा घटने से बच जाएगी। राइट? तो वैसे ही अगर हमने मान लिया है कि ये दोनों रिंग सेम प्लेन में माना है, तो क्या होगा कि ये ग्रुप्स जो ऑर्थो पोजीशंस पे हैं, इस रिंग में, इनके बीच का सेपरेशन कम होने के वजह से बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। ये साइन हुआ स्टेरिक रिपल्सन का। दिस इज साइन फॉर स्टेरिक रिपल्सन। राइट? अब इस स्टेरिक रिपल्सन के लगने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? अगर हम इन दोनों रिंग को सेम प्लेन में रखे हैं, अब यहां पे जो सेपरेशन था इन बड़े ग्रुप्स के बीच, आप अच्छे से देखते रहो। अगर ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। अगर ये रोटेट किया तो यहां से देखना, यहां वाले ग्रुप, अभी जो सेपरेशन था थंब पोजीशन वाले ग्रुप के बीच, अब देखो जब ये ऐसे रोटेट हो रहा, कीपिंग वन रिंग फिक्स, दूसरा को मैं रोटेट कर रहा, तो थंब पोजीशन वाले ग्रुप के बीच का सेपरेशन देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों रिंग, अभी आपको दोनों रिंग्स कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो थंब पोजीशन वाले या लिटिल फिंगर वाले ग्रुप्स के बीच का सेपरेशन तब मैक्सिमम होगा जब ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जब सेपरेशन मैक्सिमम होगा इन दोनों रिंग्स के परपेंडिकुलर होने पे, तो इनके बीच लगने वाला जो स्टेरिक रिपल्सन होगा वो कैसा हो जाएगा? मिनिमम। तो फॉर मिनिमाइजिंग स्टेरिक रिपल्सन, ये दोनों रिंग्स होने चाहिए थे सेम प्लेन में, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन सेम प्लेन में होने पे बहुत ज्यादा लगेगा, उससे इन रिंग्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत घटेगी। तो उस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों रिंग एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे चले आए? 90 डिग्री के एंगल पे। राइट? तो ये जब ऐसे रहेंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स में रहेंगे, तब इनके बीच लगने वाला रिपल्सन कैसा हो जाएगा? मिनिमम। और तब इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इनफैक्ट यहां दिखलाया गया कि दोनों रिंग, लग रहा था ऐसा कि दोनों रिंग सेम प्लेन में थे, बट यहां दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है। किस वजह से? टू मिनिमाइज स्टेरिक रिपल्सन। तो यहां पे लिख दिया हेयर टू रिंग्स, वही फेनाइल रिंग्स, हेयर टू rings are not in same plane, not in same plane. In fact, these two rings are in परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन दे दिया, परपेंडिकुलर, आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स टू
minimize steric repulsion, to minimize steric repulsion। तो इसके बारे में देखा कि हाँ, स्टेरिक रिपल्सन लगने के वजह से ये दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है, कोप्लेनर नहीं है, बल्कि ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, राइट। तो हम लोगों ने इन दोनों फैक्टर्स को देखा जिसकी पूरी कोर्स में एप्लीकेशन होते रहेगी। ओके।